हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप एकदम बढ़िया होगे। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज की जो क्लास रहने वाली बेसिकली इस पर होने वाले है कि हमें केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, और एक प्रैक्टिस सेट भी दिखाने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाने वाला हूँ आपको। 2023 का है केमिस्ट्री का पेपर, कि उसमें एक क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा विलेन चैप्टर, जिसे आप लोग अच्छे से जानते होंगे और अपने स्कूल और कोचिंग में अच्छे से पढ़ा भी होगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यार बोर्ड एग्जाम में 4 महीने बचे हैं, और आपने स्कूल में तो ये चैप्टर पढ़े ही होंगे। तो मूलरता मूललता ये सारे तो आपको याद ही होंगे। बस मैं इतना बताऊंगा कि अगर जिन्होंने नहीं याद किया है तो वो याद कर लो। ठीक है, अगर आप भी 70 आउट ऑफ 70 लाना चाहते हो तो यार इस तरीके से आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको भी पढ़ने पड़ेंगे। केवल डेफिनेशन याद करने से काम बनता नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको लगाने पड़ेंगे। अनुप्रयोग जो भी हैं डेफिनेशन के अलावा जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, वो सब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। हमारा पहला चैप्टर है विलेन। विलेन में पहला क्वेश्चन है मूलरता, जिसे आप लोगों को अच्छे से पता होगा। दूसरा चैप्टर है, दूसरा क्वेश्चन मूललता है, और तीसरा क्वेश्चन आपको याद कर लेना है नॉर्मलता। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मूलरता, मूललता और नॉर्मलता मैंने लिखा नहीं है। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद आती है मूल प्रभाज, हेनरी का नियम और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी का नियम तो याद ही करना, लेकिन हेनरी के नियम के अनुप्रयोग भी याद करने हैं। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर हेनरी का नियम हो, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पूछेगा तो आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा वो। और राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं। इस चैप्टर में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूं इस चैप्टर में, तो ये पांचों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये 6वां और 7वां भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात करूं तो हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम और परासण व विसरण में अंतर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कई दफ़ा पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं, इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है परासण व विसरण में अंतर क्या है। ये मेरे सेट में आया था, राउल्ट का नियम और परासण व विसरण में अंतर और मोल प्रभाव, ये तीनों क्वेश्चन मेरे सेट में फंसे थे। ठीक है, और वान हाफ गुणांक, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चैप्टर 1 के ये सारे 7 जो क्वेश्चन मैं बताना हूँ वो आपके मुंह जबानी एकदम रटे होने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, और चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं हम। चैप्टर 2 जिसे वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है सेल का विद्युत वाहक बल VVI है। ठीक है, दूसरा है विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट प्रतिरोध भी पूछा जाता है। दोनों आपको याद कर लेने हैं, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला रेडॉक्स विभव, याद कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। इससे ये क्वेश्चन आया नहीं है, 1-2 बार आया है, लेकिन आप याद अच्छे से प्रिपेयर करो, हो सके कि आपके सेट में फंस जाए। ठीक है, फैराडे का नियम, पहला और दूसरा नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IMP है। फैराडे का नियम क्या है, सबसे IMP है। ठीक है, पहला और दूसरा जो इसके नियम है। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। कोलराउस का नियम और कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है। ठीक है,
इसे आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इनमें भी अगर मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो आपको कौन कौन से याद कर लेने हैं। विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध, फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम, कोलराउस का नियम, ये आपको तीनों क्या अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। ये काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एकदम रटे होने चाहिए। चलिए चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डी और एफ ब्लॉक, तीसरा और चौथा चैप्टर से सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीसरे और चौथे चैप्टर से। मैं आपको अभी प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है 2023 का, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा इन दोनों चैप्टर से, तीसरे और चौथे चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। के से हम डिनोट करते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं और प्रथम कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये 4 क्वेश्चन है और इसमें भी शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं और प्रथम कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये तो पूछता है, लेकिन इसमें शून्य कोट की अभिक्रिया और प्रथम कोट की अभिक्रिया में अंतर क्या है ये भी पूछ सकता है। प्रथम कोट की अभिक्रिया और द्वितीय कोट की अभिक्रिया में क्या अंतर है ये भी आपसे पूछ सकता है। प्रथम और द्वितीय कोट की अभिक्रिया में भी अंतर आपसे पूछ सकता है, तो आपको एकदम फुल प्रिपेयर रहना है, ठीक है। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं, इसे आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। और इससे शून्य कोट की अभिक्रिया को शुद्ध कीजिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया है, ठीक है। मेरे दोस्त के सेट में फंसा था, ठीक है। शून्य कोट की अभिक्रिया का जो ग्राफ होता है वो, और 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, ग्राफ पूछा था और उसका जो डेरिवेशन पूछा था शून्य कोट की अभिक्रिया का, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन भी अच्छे से शून्य कोट की अभिक्रिया का तैयार कर लेना है। शून्य कोट की अभिक्रिया और प्रथम कोट की अभिक्रिया में अंतर भी तैयार रखना है, ठीक है। और प्रथम कोट की अभिक्रिया का भी डेरिवेशन और ग्राफ आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शून्य कोट की अभिक्रिया और प्रथम कोट की अभिक्रिया और द्वितीय कोट की अभिक्रिया से जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल, इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। तो इसी न्यूमेरिकल पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने हैं, ठीक है। मैं अभी आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, पूछा है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा चैप्टर डी और एफ ब्लॉक। डी और एफ ब्लॉक को आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से याद कर लेनी है ताकि आपको डी और एफ ब्लॉक में कोई भी परेशानी न हो। डी और एफ ब्लॉक आपको एकदम उसके सारे क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद रहेगा। पीरियोडिक टेबल अगर याद रहेगा तो केमिस्ट्री का 50 से 60% तो ऐसे ही कवर कर लोगे आप विदाउट कुछ पढ़े। अगर पीरियोडिक टेबल याद है तब 50 से 60% जो क्वेश्चन है वो आप मात्र पीरियोडिक टेबल याद रहेगा तब आपसे हो जाएगा, रटने और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को अच्छे समझने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल सबसे पहले याद होना चाहिए। उसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन है अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। वैसे मैंने कभी देखा तो नहीं ये अंतर संक्रमण तत्व, लेकिन बता रहा हूँ, याद कर लेना, ठीक है। शायद आपके सेट में पूछ जाए तो यार क्या ही बताएं, ठीक है। संक्रमण धातु के आयन प्राय अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, प्रतिचुंबकीय क्यों नहीं होते, ठीक है। इससे भी कई बार क्वेश्चन बोले हैं, मैंने लिखा भी है जब मैं तैयारी कर रहा था यूपी बोर्ड की, तो इनकी क्वेश्चन आंसर मैंने लिखा भी है। अगर आप बोलोगे तो मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपी एग्जाम सक्सेस।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप लोग जुड़ जाइए और ये जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसके आंसर भी अगर आप चाहिए तो कमेंट में बोलिए, मैं कमेंट में आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसके सारे आंसर भी जो मैंने लिखे हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व की विभिन्न आक्सीकरण अवस्थाएं क्यों प्रदर्शित करते हैं। ये VVVI क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर, इसे भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये चारों रहे चैप्टर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन बताए हैं वो तो एकदम रटे हुए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। देखो यार, क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखो, कुलराउस का नियम क्या है, कुलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है। मैंने बताया ना, कुलराउस का नियम पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा, और कुलराउस के नियम के अनुप्रयोग भी पूछ रहे तो 3 नंबर तो पूछेगा ही पूछेगा। आप 1-2 अनुप्रयोग लिख दो, कुलराउस के नियम को अच्छे से समझा लो, ठीक है, तो 3 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ख में क्या पूछा है, H2SO4 की कोई 2 निर्जलीकरण गुण बताइए। अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद है तो इसे आप तुरंत 2-3 नंबर तुरंत क्या एकदम पक्के हैं। वही मैं बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल अगर आपको अच्छे से याद है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को तो ऐसे ही उड़ा दोगे मेरे भाई। इस चीज़ को समझो, आप ज़्यादा क्वेश्चन रखने की प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। देखो इसमें भी अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद है तो आराम से क्वेश्चन को हैंडल कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। घ वाला क्वेश्चन क्या है, कीटोन फेलिंग मिलेंथा टाले अवकरों को उपचयित नहीं करते जबकि फ्रक्टोज कीटोन समूह होते हुए भी कर देता है, ऐसा क्यों है। इसे भी अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद है तो भी एक क्वेश्चन को मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। तो यार देखते जाओ, पीरियोडिक टेबल में केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगला देख लेते हैं, देख लो मेरे भाई क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो, जल की फेरिक क्लोराइड से प्राप्त FeOH3 का जो FeOH का जो होल थ्राइज है का कोलाइडी विलयन धन आवेशित होता है, ऐसा क्यों होता है। पीरियोडिक टेबल याद रहेगा तो आपको आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे लोगे, ठीक है। और 5 नंबर आराम से आप लोग कर लोगे। इसमें मैं बता दूं, संक्रमण तत्व, संक्रमण धातु की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं और क्यों। ये आप अगर चौथा चैप्टर अच्छे से पढ़े हो तो आराम से इस क्वेश्चन को भी उड़ा दोगे आप लोग, ठीक है। और संक्रमण धातुओं के आयन प्राय अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, मैंने अभी आपको क्वेश्चन में करा दिया और पूछ